नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशुतोष हिंदी एकेडमी पर। साथियों, आज से हम लोग अपने लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। जैसा कि आपने अगर प्रश्नावली मेरे साथ पढ़ी होंगी, मैंने लगभग 90% सिलेबस प्रश्नों के माध्यम से पूरा करवा दिया है। अनिवार्य संस्कृत की पूरी क्लास हो चुकी हैं। कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, वो भी जल्द ही करवा दिए जाएंगे। बीच बीच में मैं यह कहता था कि सितंबर महीने से हम लोग साहित्य को पढ़ेंगे, तो सितंबर तो नहीं, पर मैंने उससे पहले ही शुरू कर दिया है साहित्य। और आज से ये क्लास शुरू हो रही है। यदि आप आगामी टीजीटी पीजीटी 2022 एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता असिस्टेंट प्रोफेसर EMRS BPSC TRE4 जैसी कोई भी परीक्षा दे रहे हैं तो बिल्कुल ये आपके लिए लाभदायक है। और बीएड वालों के लिए तो बिल्कुल इस समय लॉटरी काल चल रहा है और रोज़ एक नई भर्ती आती है। केवल समाचार पत्रों में नहीं, वास्तविकता में भी बहुत से साथी हमारे एलटी ग्रेड जीआईसी का फॉर्म भर भी चुके होंगे। तो अगर आप आज पहली बार आए हैं तो बिल्कुल टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इसका PDF आपको बिल्कुल फ्री में है, डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट करवा लीजिए। उसके बाद आप मेरे साथ पढ़िए। पढ़ने के बाद आप पाएंगे कि जो आपके पिछले आए हुए प्रश्न हैं और आगामी जो संभावित प्रश्न हैं वो इस नोट्स में समाहित होंगे। कुछ ज़रूरी कार्य चल रहा था, बस इसीलिए पिछले 2-4 दिन क्लासें नहीं हो पाई। जो प्रश्न बचे हुए हैं बीच बीच में करवा दिया जाएगा, परेशान नहीं होना है। कोई भी समस्या है तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। शुरू करते हैं। साहित्य से संबंधित जो पारिभाषिक शब्दावली हैं उन्हें आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि साहित्य क्या है। साहित्य क्या है? तो साहित्य शब्द 2 शब्दों सहित धन यत के योग से बना है। साहित्य शब्द 2 शब्दों सहित धन यत के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है शब्द और अर्थ का सहभाव। शब्द और अर्थ का सहभाव। ये परिभाषा BPSC TRE2 में पूछी गई थी। संस्कृत में साहित्य को परिभाषित करते हुए कहा गया है। संस्कृत में साहित्य को परिभाषित करते हुए कहा गया है, साहित्यस्य भावः साहित्यम। साहित्यस्य भावः साहित्यम, अर्थात जिससे मानव हित का संपादन हो। अर्थात जिससे मानव हित का संपादन हो वही साहित्य है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। यह परिभाषा बालकृष्ण भट्ट जी ने दी है। जब विद्वानों के अनुसार साहित्य की परिभाषा पूछी जाती है तो कई बार बालकृष्ण भट्ट जी की यह परिभाषा पूछी गई है परीक्षा में। आगे हम इतिहास को देख लेते हैं कि इतिहास क्या है। हम लोग कहते हैं इतिहास उठाकर देखिए, इतिहास में जाकर देखिए। बिल्कुल जीरो से चलना है, बहुत जल्दी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। भले क्लास लंबी हो जाए, लेकिन प्रतिदिन अगर आप 30 से 40 मिनट भी पढ़ेंगे तो लगभग 30 से 35 दिन में ये जो हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास है ये समाप्त हो जाएगा। और मेजर पोर्शन यही है। व्याकरण में लगभग इतना ही समय लगना है और आवश्यकता अनुसार क्लास की अवधि बढ़ाई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। डिपेंड करता है आप लोग कितना सहयोग करते हैं। इतिहास। इतिहास क्या है? इतिहास शब्द 2 शब्दों इति प्लस हास के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा ही था या हुआ। ऐसा ही था या हुआ।
व्यक्ति, समाज, देश की महत्वपूर्ण, विशिष्ट एवं सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं का कालक्रम से लिखा हुआ विवरण। ध्यान रहे, कालक्रम से लिखा हुआ विवरण, तथ्यों, घटनाओं का कालक्रमानुसार विवेचन इतिहास कहलाता है। व्यक्ति, समाज, देश की महत्वपूर्ण, विशिष्ट एवं सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं का कालक्रम से लिखा हुआ विवरण, तथ्यों, घटनाओं का कालक्रमानुसार विवेचन इतिहास कहलाता है। अब बात आती है व्याकरण पर। हम आए दिन कहते हैं व्याकरण में सुधार करिए, व्याकरण ये है, व्याकरण वो है, व्याकरण ऐसा है। तो व्याकरण क्या है ये देखिए, विधन आकरण से मिलकर बना है। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? विशेष रूप से बांधना। किसी चीज को अगर हम विशेष रूप से बांध देते हैं तो वही व्याकरण है। और विशेष रूप से यहाँ पर शब्दों को बांधने की बात हुई है। व्याकरण की परिभाषा क्या है? जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए। जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए वही व्याकरण है। अथवा दूसरी परिभाषा क्या है? व्याकरण वह शास्त्र या विद्या है। व्याकरण वह शास्त्र या विद्या है। ये परिभाषाएं अक्सर पूछ ली जाती हैं और इसीलिए इनका परिचय जरूरी है। व्याकरण वह शास्त्र या विद्या है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना एवं बोलना सिखाती है। व्याकरण को शब्दशास्त्र या पदशास्त्र भी कहते हैं। व्याकरण को क्या कहते हैं? शब्दशास्त्र या पदशास्त्र भी कहते हैं। पाणिनि, कात्यायन, वररुचि, कात्यायन का दूसरा नाम क्या है? वररुचि, और पतंजलि संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि के रूप में जाने जाते हैं। पाणिनि, कात्यायन जिनका दूसरा नाम वररुचि है, और पतंजलि संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि के रूप में जाने जाते हैं। जब मैंने आपको प्रश्न करवाया था तो वहाँ पर एक ट्रिक बताई थी, पाका पंथ, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। ये संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि हैं। विशेष बात क्या है? पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। अष्टाध्यायी नाम से अष्ट अध्याय, 8 हैं अध्याय, प्रत्येक में 4 पाद हैं। 8 अध्याय, 8 गुणे 4, टोटल 32 पाद हैं। कुल श्लोक कितने हैं? 3978। किसमें है? पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में। खूब जीएस का ये फेवरेट प्रश्न है, हिंदी में भी पूछा जाता है। और पादों की संख्या 32 है, श्लोकों की संख्या 3978 है। कात्यायन या वररुचि ने वार्तिक नामक ग्रंथ, पतंजलि ने महाभाष्य नामक व्याकरण ग्रंथ लिखा है। पतंजलि का महाभाष्य, कात्यायन या वररुचि का वार्तिक, पाणिनि का अष्टाध्यायी। महत्वपूर्ण तथ्य है। और एक चीज़ बता दें कि इसमें से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, बिल्कुल कंसाइज मैटर है। काव्यशास्त्र क्या है? एक शब्द आता है काव्यशास्त्र, हालांकि उसके हम लोग 500 प्रश्न कर चुके हैं। प्रश्नों के माध्यम से ही इतना काफ़ी था, लेकिन आगे हम उसको भी पढ़ेंगे। तो काव्यशास्त्र क्या है? काव्य से संबंधित विविध पक्षों का अध्ययन करने वाले, काव्य से संबंधित विविध पक्षों का अध्ययन करने वाले शास्त्र को काव्यशास्त्र कहा जाता है। इसमें काव्य के लक्षण, हेतु, प्रयोजन, गुण, दोष आदि का विवेचन किया जाता है। आधुनिक काल में काव्य के स्थान पर साहित्य शब्द प्रचलित हो गया है। आधुनिक काल में काव्य के स्थान पर साहित्य शब्द प्रचलित हो गया है, अतः काव्य शास्त्र को साहित्य शास्त्र भी कहा जाता है।
अतः काव्य शास्त्र को और क्या कहते हैं? साहित्य शास्त्र भी कहा जाता है। काव्य क्या है? काव्य की अगर कहीं आप वाइवा देने जा रहे हैं और परिभाषा पूछ ली जाए तो आप इसे बता सकते हैं। काव्य वह पद्यात्मक रचना है। काव्य क्या है? एक पद्यात्मक रचना है। काव्य वह पद्यात्मक रचना है जो सामान्यतः छंद या लय में बंधे हुए शब्दों की निधि है, जिसका उद्देश्य रस या आनंद है तथा जो हमारी भावनाओं को उद्वेलित तरंगित कर रसानुभूति प्रदान करती है। काव्य क्या है? वह पद्यात्मक रचना है जो सामान्यतः छंद या लय में बंधे हुए शब्दों की निधि है, जिसका उद्देश्य रस या आनंद है तथा जो हमारी भावनाओं को उद्वेलित तरंगित कर रसानुभूति प्रदान करती है। काव्य के भेद अगर पूछ लिए जाते हैं तो कई बार हम उसमें फंस जाते हैं कि काव्य के भेद किस आधार पर पूछा गया है, ये भी मैटर करता है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। काव्य को निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। काव्य के भेद क्या हैं? काव्य को विभाजित करने के लिए सर्वप्रथम उनका आधार क्या होना चाहिए? तो सर्वप्रथम क्या है? रमणीयता के आधार पर। रमणीयता के आधार पर काव्य के 3 भेद हैं: उत्तम काव्य, मध्यम काव्य, अधम काव्य। रमणीयता के आधार पर कितने हैं? 3 हैं: उत्तम, मध्यम और अधम। स्वरूप के आधार पर यदि काव्य को देखा जाए कि स्वरूप के आधार पर कितने भेद हैं, तो 2 भेद हैं: दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य क्या है? नाटक को हम देख सकते हैं। कोई नाटक है, जिसे नाटक का मंचन किया जाता है, तो वो दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। श्रव्य काव्य स्वरूप के आधार पर 2 हैं, रमणीयता के आधार पर 3 हैं। रमणीयता के आधार पर उत्तम, मध्यम, अधम है और स्वरूप के आधार पर 2 हैं, जिसमें दृश्य और श्रव्य है। दृश्य में नाटक है, श्रव्य के पुनः 2 भेद हैं: प्रबंध और मुक्तक काव्य। श्रव्य काव्य के पुनः 2 प्रकार हैं: प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध क्या है? कहेंगे कि उन्होंने प्रबंध काव्य की रचना की, तो ये शब्दावली आपको बीच बीच में ना बतानी पड़े, इसीलिए शुरुआत ही यहाँ से की गई है। कोई भी शब्दावली आप बिल्कुल ध्यान से याद रखें। आपसे जब आप वाइवा देने जाएंगे कहीं भी पीएचडी का, तो बिल्कुल पूछा जा सकता है कि प्रबंध काव्य क्या है। तो प्रबंध काव्य जब पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि मानव जीवन का पूर्ण दृश्य चित्रित होता है, वो प्रबंध काव्य कहलाते हैं। 3 प्रकार का होता है प्रबंध काव्य, 3 प्रकार का होता है। पूछा जा सकता है कि प्रबंध काव्य के कितने भेद हैं, तो वहाँ पर आप बता सकते हैं 3 भेद हैं, जिसमें पहला है महाकाव्य। महाकाव्य क्या है? महाकाव्य के उदाहरण पद्मावत, साकेत, प्रियप्रवास, कामायनी, रामचरितमानस आदि हिंदी के प्रमुख महाकाव्य ग्रंथ हैं। खंड काव्य क्या है? सुदामा चरित, पथिक, गंगावतरण, नहुस आदि हिंदी के प्रमुख खंड काव्य ग्रंथ हैं। आख्यानक गीतियाँ झांसी की रानी, रंग में भंग आदि हिंदी के प्रमुख आख्यानक गीतियाँ हैं। अभी अगर आपने TRE 3 दिया होगा तो इसमें से कोई एक रचना थी जो पूछी गई थी, शायद गंगावतरण या सुदामा चरित में से कोई थी, कि ये महाकाव्य है कि खंड काव्य है कि क्या है। तो वहाँ पर खंड काव्य आपको लगाना था। महाकाव्य के लक्षण क्या हैं? जब महाकाव्य की बात आए तो आपको रामचरितमानस को दिमाग में रखना है, क्योंकि कम से कम आपने सुना तो जरूर होगा। महाकाव्य का कथानक ऐतिहासिक अथवा इतिहास आश्रित होना चाहिए। इसकी कथा वस्तु कम से कम 8 सर्गों में विभक्त होनी चाहिए। इसकी कथा वस्तु
कम से कम 8 सर्गों में विभक्त होनी चाहिए। महाकाव्य का नायक देवता या देवता सदृश कोई क्षत्रिय होना चाहिए। महाकाव्य का नायक कौन होना चाहिए? या तो कोई देवता हो या तो फिर देवता सदृश कोई क्षत्रिय हो। चौथा लक्षण क्या है महाकाव्य का? महाकाव्य का कोई एक अंगी रस होना चाहिए। जैसे महाभारत, रामचरितमानस, दोनों का बहुत रस आते हैं, लेकिन अंगी रस एक है, वो शांत रस है। और ये अभी हाल ही में कोई परीक्षा हुई थी तो वहाँ पूछा गया था कि इनका अंगी रस क्या है रामचरितमानस का, तो शांत रस है। महाकाव्य का फल सद्व्रत होता है। महाकाव्य का फल सद्व्रत होता है। सद्व्रत का क्या अर्थ है? इसका उद्देश्य चतुर्वर्ग की प्राप्ति है। इसका उद्देश्य चतुर्वर्ग की प्राप्ति है। और दूसरा भेद आता है मुक्तक काव्य। एक तो प्रबंध हो गया, दूसरा आ गया मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य के दो भेद होते हैं, पाठ्य मुक्तक, गेय मुक्तक। मुक्तक काव्य के दो भेद होते हैं, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक क्या है? विषय या विचार प्रधान। विषय या विचार प्रधान तर्क वितर्की की प्रधानता होती है। विषय पाठ्य मुक्तक में क्या रहेगा? विषय या विचार प्रधान तर्क वितर्क की प्रधानता होती है। जैसे बिहारी, रहीम, देव आदि के जो काव्य हैं वो पाठ्य मुक्तक के अंतर्गत रखे गए हैं। गेय मुक्तक क्या है? भाव प्रधान, जिन्हें गाया जा सकता है। भाव प्रधान जिन्हें गाया जा सकता है, जैसे मीरा के पद, तुलसी, कबीर आदि के काव्य। कबीर के दोहे लोगों को गाते सुन लिया होगा आपने, जो मतलब कहीं भी आप जाएंगे तो कबीर के दोहे गाते मिल जाएंगे। बिहारी के दोहे कम लोग मिलेंगे, जो पढ़ा लिखा है, जो जानता है वही गाएगा। कभी देव के काव्य को गाते हुए सुना है? नहीं सुना होगा। कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, तो ऐसे पद नहीं, तो गेय मुक्तक में आप इनको सुनेंगे। तीसरा भेद आता है छंद के सद्भाव और अभाव के आधार पर। तीन भेद किए गए हैं छंद के सद्भाव और अभाव के आधार पर। ये तीसरे आधार पर, जो पहला हमने रमणीयता के, और उसके बाद दूसरा भेद क्या था? स्वरूप के। पहला रमणीयता, दूसरा स्वरूप, और तीसरा छंद के सद्भाव और अभाव के आधार पर तीन भेद किए गए हैं। तो पहला क्या आता है? गद्य काव्य आता है, छंद रहित रचना। ध्यान रहे, गद्य काव्य की पहली शर्त छंद रहित रचना गद्य काव्य है। इसके अंतर्गत कथा और आख्यायिका आते हैं। छंद रहित रचना गद्य काव्य है, इसके अंतर्गत कथा और आख्यायिका आते हैं। पद्य काव्य क्या है? छंदबद्ध रचना पद्य काव्य है, जैसे रामचरितमानस, साकेत आदि। छंदबद्ध रचना पद्य काव्य है। छंदबद्ध रचना पद्य काव्य है, जैसे रामचरितमानस, साकेत आदि। चंपू काव्य, कई बार मैंने प्रश्नों को पढ़ाते समय अब तक लगभग मैंने 15 से 18,000 प्रश्न करवाए हैं। प्लेलिस्ट में आप देखेंगे जाकर तो बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। जो साथी पहली बार जुड़े हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम से जुड़ जाएं और साथ में ही हमारे प्रश्नों को पढ़ते रहें। यही आपको आगे ले जाएंगे। साथ में आप ब्रह्मास्त्र सीरीज 2.0 रामबाण पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसका अपडेटेड वर्जन आ गया है ब्रह्मास्त्र सीरीज 2.0, जिसमें लगभग आधुनिक काल तक हम लोग पढ़ चुके हैं। वन लाइनर के रूप में है, जो आज तक प्रश्न आए हैं
वही पढ़ाए गए हैं, तो उन्हें भी आप साथ में पढ़ते रहें। तो वहाँ पर मैंने कई बार बताया कि चंपू काव्य क्या है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले गद्य काव्य देख लिए क्या है। गद्य क्या है? छंद रहित। पद्य काव्य क्या है? छंदबद्ध। अब बात आती है चंपू की। तो चंपू क्या है? दोनों को मिला दिया, गद्य और पद्य मिश्रित रचना चंपू काव्य कहलाती है। गद्य पद्य मिश्रित रचना चंपू काव्य कहलाती है। जैसे मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा, मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा, रोड़ा कवि की राउल बेली। जब हम आदिकाल पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये रचना आएगी, रोड़ा कवि की राउल बेली। इतनी शब्दावली हमारे हिंदी से संबंधित थी, जो हमारे लिए, आपके लिए बिल्कुल उपयोगी थी। अब हम यहाँ से साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों पर बात करेंगे। जैसा कि बताया गया कि जीरो से हीरो सीरीज है और लक्ष्य पर केंद्रित है, फालतू भटकाव नहीं है, कोई शुल्क नहीं है। तो ये मत सोचिएगा कि मैटर हल्का है। जब आप पढ़ेंगे तो आप गहराई को समझ पाएंगे। तो साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ क्या क्या हैं, किन किन का प्रयोग किया गया है, उनसे संबंधित तथ्य क्या हैं, ट्रिक क्या हैं। सामान्यतः लोग ट्रिक के पीछे दौड़ते रहते हैं, तो साथ में आपको ट्रिक भी बताई जाएंगी। पर इतनी भी ट्रिक ना याद करिए, इतनी भी ट्रिक ना बनाइए कि ट्रिकों के लिए भी एक ट्रिक बनानी पड़ जाए। तो साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों पर बात करते हुए हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ कैसे हुआ? 19वीं सदी में गारसा दत्तासी कृत इस्तवारदला लिटरेचर हिंदुस्तानी से माना जाता है। इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ, जब कोई परंपरा शुरू होती है और उसका तथ्य हमारे पास इतिहास मौजूद होता है तो वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 19वीं सदी में गारसा दत्तासी कृत इस्तवारदला लिटरेचर हिंदुस्तानी से माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की 4 पद्धतियाँ मुख्य हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की 4 पद्धतियाँ मुख्य हैं। बहुत सारी पद्धतियाँ हैं, लेकिन उनमें से 4 प्रमुख हैं जिनका ठीक ठाक प्रयोग किया गया है। पहली क्या है? वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम क्या है? जैसे आपने क्या है, रचनाकारों का विवरण उनके नाम के प्रथम वर्ण के क्रम से दिया जाता है। नाम के प्रथम वर्ण से मतलब क्या है? डिक्शनरी आप पढ़े होंगे। डिक्शनरी में क्या होता है कि पहले ए से शब्द आएगा, उसके बाद ये शब्द आएगा, उसके बाद ऐसे शब्द आएंगे, उसके बाद ऐसे शब्द आएंगे। वैसे ही हिंदी में है कि पहले आ आएगा, फिर बड़ा आएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। का आएगा, खा आएगा, का, छा, खा, ऐसे आते रहेंगे। तो वही वर्णानुक्रम पद्धति है जो डिक्शनरी में इस्तेमाल होती है। तो इस पद्धति का 2 लोगों ने प्रयोग किया है, गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने। गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने इसका प्रयोग किया है। इसके लिए ट्रिक बताई गई थी आपको, अगर आपने किया है प्रश्नावली को। वगासिव वर्णानुक्रम पद्धति को गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने प्रयोग किया है। दूसरी पद्धति क्या है? कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति, इसमें क्या है? रचनाकारों का विवरण उनके काल यानी समय के क्रम से दिया जाता है। रचनाकारों का विवरण उनके काल यानी समय के क्रम से दिया जाता है। इसका प्रयोग जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधुओं ने किया है। इसके लिए जब आप प्रश्न कर रहे थे तो वहाँ पर काजा मिस्र एक बात मैं बोल रहा था, तो तब न समझ में आया हो तो अब ध्यान रखिएगा, काजा मिस्र।
नोट्स प्रिंट करवा लीजिए। साथ में वहीं पर आपको इतना ही लिखना है, ज़्यादा गोंचने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स को गंदा करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा रखिए, लेकिन हाँ, रिवाइज करते रहिए। कालानुक्रम पद्धति क्या है? काल के विवरण, जैसे आज कोई 1990 में पैदा हुआ तो वो नंबर 1 पर आएगा, कोई 1995 में पैदा हुआ तो नंबर 2 पर आएगा। तो ऐसे ही काल का जो क्रम है उसी के अनुसार ये पद्धति चलती है, जिसका प्रयोग जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधुओं ने किया है। तीसरी पद्धति क्या है? वैज्ञानिक पद्धति है। तीसरी पद्धति वैज्ञानिक पद्धति है। इसमें लेखक निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य संकलन कर उसे क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें लेखक निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य संकलन कर उसे क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। निरपेक्ष, जैसे कोई चीज़ गलत मिल रही है तो उसे सुधारने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ मिली है हम तटस्थ हैं, उस चीज़ को वैसे ही पेश करेंगे। ये वैज्ञानिक पद्धति है और इसे प्रयोग करने कौन आए थे? गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त। चौथी पद्धति क्या है? विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति, विधेय क्या है? इस पद्धति के अनुसार किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जाति परंपराओं, राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण एवं सामायिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक होता है। विधेयवादी पद्धति के अनुसार किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जाति परंपराओं, राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण एवं सामायिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। इसकी स्थापना पूछी जाती है, फ्रेंच विद्वान तेन ने की थी। किसने की थी? फ्रेंच विद्वान। ध्यान रहे कहाँ के थे? फ्रेंच थे। हिंदी में सर्वप्रथम हिंदी में किसने किया? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने इस पद्धति का प्रयोग किया। इसके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी, उसके बाद बच्चन सिंह आदि ने इस पद्धति को आगे बढ़ाया। तो इसके लिए आपको ट्रिक बताई गई थी, विधेय राम राम बच्चन। विधेयवादी पद्धति को किसने प्रयोग किया? रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी और बच्चन सिंह। रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का संवेदनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इन सभी में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग हुआ है। स्थापनाकर्ता पूछ लिया जाए तो फ्रेंच विद्वान तेन ने किया था। कैसे लिखा जाता है? तो इसके अनुसार किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जाति परंपराओं, राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण एवं सामायिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। पांचवी पद्धति क्या है? नारीवादी पद्धति है। पांचवी पद्धति क्या है? नारीवादी पद्धति है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ये ग्रंथ लिखा गया सुमन राजे के द्वारा और इसमें अपने इतिहास ग्रंथ में उन्होंने लिखा है कि अब तक का इतिहास पुरुषों का इतिहास है। अब तक का इतिहास पुरुषों का इतिहास है। देखिए, इतना ध्यान रखने के बावजूद ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो इसे आप साथ में करेक्ट करते चलिएगा। ऐसे ही बिल्कुल माइनर गलतियां होंगी, क्योंकि ये नोट्स सैकड़ों बार पढ़ा गया कई लोगों के द्वारा, तब जाकर आपको इस रूप में दिया गया है। समाजशास्त्री पद्धति। सुमन राजे का ये कथन पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ये जो सुमन राजे का ग्रंथ है, इसमें इन्होंने क्या लिखा है कि अब तक का इतिहास पुरुषों का इतिहास था। अब तक का इतिहास पुरुषों का इतिहास था। और ये कथन किसका है? सुमन राजे का है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास में आधा नहीं है, पूरा है, नाम इसका आधा है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। समाजशास्त्री पद्धति, रूपवादी पद्धति।
संरचनावादी पद्धति, उत्तर संरचनावादी पद्धति, उत्तर आधुनिकतावादी पद्धति। ये 10 पद्धतियों की चर्चा यहाँ पर की गई है, जिसमें से 5 महत्वपूर्ण है और 6वीं भी कुछ महत्वपूर्ण है, परंतु इनमें इतिहास ग्रंथ या तो लिखे नहीं गए हैं या उतना महत्वपूर्ण नहीं है। बात किस पर आती है? साहित्य इतिहास एवं साहित्य इतिहास दर्शन में अंतर की। साहित्य इतिहास क्या है, साहित्य इतिहास का दर्शन क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है? तो आइए देखते हैं। साहित्य इतिहास में साहित्य की परंपरा का, साहित्य इतिहास में साहित्य की परंपरा का, जबकि साहित्य इतिहास दर्शन में साहित्य इतिहास लेखन व उसकी परंपरा का अध्ययन किया जाता है। साहित्य इतिहास में साहित्य की परंपरा, क्या परंपरा चली आई है, क्या रूढ़ियाँ हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, लेकिन साहित्य इतिहास दर्शन में साहित्य इतिहास लेखन व उसकी परंपरा का अध्ययन किया जाता है। तो एक ग्रंथ है साहित्य इतिहास का दर्शन। किसने लिखा है? नलिन विलोचन शर्मा ने। साहित्य इतिहास का दर्शन नलिन विलोचन शर्मा। इतिहास एवं साहित्य दृष्टि ये मैनेजर पांडे जी का है। अगला तथ्य है शुक्ल जी ने मतलब रामचंद्र शुक्ल जी ने शिव सिंह सरोज को कवि वृत्त संग्रह, एक प्रश्न, शुक्ल जी ने शिव सिंह सरोज को कवि वृत्त संग्रह, इन नोट्स को बनाने में साथियों उन किताबों का सहयोग लिया गया है जिनका नाम शायद आपने ना सुना हो, वो आपकी लाइब्रेरी में अलमारी में पुस्तकें ना हो, क्योंकि जब कोई चीज़ पढ़ाई जाती है और पढ़ी जाती है इसमें अंतर होता है। तो ये तो रामचंद्र शुक्ल जी का ही कथन है और हिंदी साहित्य के इतिहास से है। अगर आपने शुक्ल जी को पढ़ा होगा तो आपको शुरुआती ही पन्नों में ये कथन मिल जाएगा, लेकिन इसमें बहुत सारे लेखकों का सहयोग है जिनकी पुस्तकों के नाम आपने शायद ना सुने हो, तो बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। शुक्ल जी ने क्या कहा है? शिव सिंह सरोज को कवि वृत्त संग्रह कहा है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहा है। किसको बड़ा कवि वृत्त संग्रह किसको कहा है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। तथा मिश्र बंधु विनोद को बहुत बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहा है। मिश्र बंधु विनोद को बहुत बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहा है। बिल्कुल डिटेल में अभी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस अभी थोड़ा थोड़ा पढ़िए जो कि आपको आगे ले जाएगा। शुक्ल जी ने शिव सिंह सरोज को कवि वृत्त संग्रह, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को बड़ा कवि वृत्त संग्रह, मिश्र बंधु विनोद को बहुत बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहा है। अब देखते हैं प्रमुख इतिहास ग्रंथ क्या हैं। तो सबसे पहले प्रमुख इतिहास ग्रंथों में पहला ही आएगा इस्तवारदला लिटरेतुर हिंदुस्तानी। इस्तवारदला लिटरेतुर हिंदुस्तानी नाम याद रखिएगा, थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो गलत हो जाएगा। इसके लेखक क्या हैं? गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी का इतिहास ग्रंथ और ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ में नाम में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ऐसे याद रखिए, इसमें तासी है, यहाँ पर तानी है, यहाँ पर तानी है, तासी तानी, तासी तानी, ऐसे आप याद रखिए और कंफ्यूज नहीं होना है ग्रियर्सन वाले से। प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ? प्रथम भाग 1839 में प्रकाशित हुआ। ध्यान रहे ईस्वी में यहाँ पर बात हो रही है, हमेशा संवत और ईस्वी का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अभी DSSB में एक प्रश्न पूछा गया था, वहाँ पर रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में जो आदिकाल का समय माना गया है
वो संवत में भी दिया गया और ईस्वी में दिया गया, लेकिन जो ईस्वी में दिया गया उसमें ईस्वी न डालकर संवत लगा दिया। अब कई लोग कंफ्यूज हो गए कि ये दोनों सही हैं, वहाँ पर उन्होंने उनको संवत और ईस्वी में अंतर नहीं समझ में आया, उन लोगों ने प्रश्न को गलत कर दिया। प्रथम भाग 1839 ईस्वी में, द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये प्रथम संस्करण की बात हो रही है। दूसरा संस्करण कब आया? 1871 ईस्वी में आया, जो कि 3 खंडों में था। 2 खंड ऑलरेडी प्रकाशित हो चुके थे। दूसरा संस्करण जब आया तो 1871 में 3 खंडों में आया। कुल कवि कितने थे? 738 थे, जिसमें से मात्र 72 हिंदी के कवि थे। भाषा इसकी क्या थी? फ्रेंच थी। हिंदी का ग्रंथ था, लेकिन भाषा इसकी क्या थी? फ्रेंच थी। प्रकाशन स्थल पेरिस। प्रकाशन स्थल पेरिस है। इस प्रकार इसके कुल 5 भाग 2 संस्करणों में प्रकाशित हुए। प्रथम 2 भाग प्रथम संस्करण में 1839 और 47 में, दूसरा संस्करण 1871 में 3 खंडों में प्रकाशित हुआ, जिसमें कुल 738 कवि थे, जिसकी भाषा फ्रेंच थी। 72 कवि हिंदी के थे। प्रकाशन स्थल पेरिस था। प्रकाशन स्थल पेरिस था। इस प्रकार इसके कुल 5 भाग 2 संस्करणों में प्रकाशित हुए। इसमें इस ग्रंथ में प्रथम कवि अंगद व अंतिम कवि हेमंत पंत हैं। जब डिक्शनरी के अनुसार है तो प्रथम अंगद और अंतिम हेमंत पंत ही आएंगे। इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि अंतिम कवि के रूप में या प्रथम कवि के रूप में ताशी ने किसको स्थान दिया है, तो अंगद को दिया है। नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा ने गारसा ताशी को हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक माना है। नलिन बिलोचन शर्मा ने गारसा ताशी को प्रथम इतिहास हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक माना है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासड़े ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासड़े ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से 1952 ईस्वी में हिंदी भाषा में इसका अनुवाद किया। ध्यान रहे, किसके ग्रंथ का लक्ष्मी सागर वासड़े ने अनुवाद किया? तो हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से 1952 में किया। ये 1952 याद रखिएगा। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासड़े याद रखिएगा, और इनके इतिहास ग्रंथ हिंदुई साहित्य का इतिहास याद रखिएगा। 3 प्रश्न बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, और हिंदी भाषा में अनुवाद किया, ये तो आपको पता ही है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? क्योंकि ग्रियर्सन के भी इतिहास ग्रंथ को किसी ने अनुवाद किया है 1957 में। तो 7 में ट्रिक बताएंगे ताकि आपको भूले ना। तज़किरा ई सुवराई हिंदी दूसरा ग्रंथ क्या है? तज़किरा ई सुवराई हिंदी 1848 ईस्वी में आया, जिसका अन्य नाम क्या है? तबकाश शुअरा। तो यहाँ पर 1847-48 दोनों दिया जाता है और बिल्कुल कन्फ्यूजन होता है, तो 48 याद रखिएगा। 1848 तबकाश शुअरा खूब पूछा जाता है। 1847 सबसे पहले दिया जाता है ताकि लोग उसे लगाएं, लेकिन वो गलत है। क्या सही है? 1848 तबकाश शुअरा का प्रकाशन वर्ष। लेखक कौन है? मौलवी करीमुद्दीन। नाम से ही स्पष्ट है, कुछ उर्दू सा नाम है। तो तज़किरा ई सुवराई हिंदी, फारसी अरबी जो भी नाम है वैसे ही लेखक हैं मौलवी करीमुद्दीन। कुल 1004 कवि, जिसमें 62 कवि हिंदी थे। 1004 कवि, जिसमें 62 कवि किसके थे? हिंदी के थे। प्रकाशन कहाँ हुआ था? दिल्ली कॉलेज में हुआ था। प्रकाशन कहाँ हुआ था? दिल्ली कॉलेज में हुआ था। अभी जो ताशी वाला था उसका प्रकाशन स्थल क्या था? पेरिस था। तीसरा इतिहास ग्रंथ आता है भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी। लेखक कौन है? महेश दत्त शुक्ल जी हैं।
लेखक कौन है? भाषा काव्य संग्रह के महेश दत्त शुक्ल। ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन जब आता है मैचिंग में तो दिक्कत होती है। प्रकाशन नवल किशोर प्रेस, लखनऊ उत्तर प्रदेश से हुआ 1873 ईस्वी में। प्रकाशन नवल किशोर प्रेस, लखनऊ से हुआ। यह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ माना जाता है, जबकि कुछ विद्वान शिव सिंह सरोज को मानते हैं। यह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ माना जाता है, जबकि कुछ विद्वान शिव सिंह सरोज को मानते हैं। अगला ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज कब प्रकाशित हुआ? 1883 में। इसका प्रथम प्रकाशन 1878 में भी हुआ था, लेकिन उसमें गलतियां बहुत थी, तो इसे पुनः प्रकाशित 5 साल बाद किया गया। यही पूछा जाता है। यदि ऑप्शन में 83 न हो तब आप 78 पर जा सकते हैं। लेखक कौन है? शिव सिंह सेंगर हैं। लेखक कौन है? शिव सिंह सेंगर हैं। कभी भी लेखक नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि नाम में ही शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर, तो ये नाम कभी महत्वपूर्ण नहीं है, पर जानना जरूरी है। प्रकाशन कहाँ से हुआ? नवल किशोर प्रेस, लखनऊ से हुआ। नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसमें 1003 कवियों का विवरण दिया गया है। इसमें 1003 कवियों का विवरण दिया गया है। कवियों की संख्या महत्वपूर्ण है। इसमें काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास नहीं किया गया है। देखिए, हम लोग 1883 में आ गए, लेकिन अभी भी काल विभाजन और नामकरण का प्रयास नहीं मिल रहा है। काल विभाजन और नामकरण का प्रयास नहीं किया गया है, और इसे हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। इसे हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। किसी चीज़ को व्यवस्थित लिखने में आप समझ सकते हैं कि कितना मेहनत लगती है, कि पहले लोगों ने इतिहास ग्रंथ लिखे और तितर बितर लिखे, कोई कैसे लिख रहा है, कोई कैसे लिख रहा है। लेकिन जब काल विभाजन और नामकरण की बात आती है, तो शुरुआत कहाँ से होती है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान से होती है, जिसका प्रकाशन 1888 में हुआ था। कैसे हुआ था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था। प्रकाशन कैसे हुआ था? पत्रिका में हर महीने कुछ न कुछ इसका छपता रहता था। स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन 1889 ईस्वी में हुआ था। लेखक कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। लेखक कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। वर्नाकुलर ग्रियर्सन, वर्नाकुलर ग्रियर्सन, वर्नाकुलर ग्रियर्सन 5 बार बोलेंगे, याद रहेगा। कभी भी तासी वाले में आप तासी, यहाँ देखिए अब तासी वाले में हिंदुस्तानी, तानी तासी, तानी तासी। अब यहाँ पर अगर तासी में कभी धोखे में जाएंगे तो आप नहीं लगाएंगे। लास्ट में आपको याद रखना है कि हमने आज तो उस हिंदी एकेडमी पर पढ़ा था, और वहाँ पर बार बार इसी बात पर जोर दिया जा रहा था कि वर्नाकुलर ग्रियर्सन, तासी, तानी। प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था। इसका स्वतंत्र पुस्तक के रूप में 1889 में प्रकाशन हुआ। यह सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि सही अर्थ में या सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो वो ग्रियर्सन जी का है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसमें पहली बार कवियों को काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया गया। अभी जब मैं काजा मिस्र आपको बोल रहा था, तो वहाँ पर काजा मिस्र में क्या था? काल क्रमानुसार जॉर्ज ग्रियर्सन मिस्र बंधुओं को भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जॉर्ज ग्रियर्सन के जो काल क्रमानुसार वर्गीकरण है, उसी की ये ट्रिक है।
कितने अध्यायों में विभक्त किया? 11-12 अध्यायों में। कहीं 11 मिलता है, कहीं 12 मिलता है, तो जैसा ऑप्शन हो वैसे आप करिएगा। हालांकि अब 12 अध्याय ही ज़्यादातर मिलते हैं, तो 12 को आप प्राथमिकता दीजिएगा। 12 न होने पर आप 11 पर जा सकते हैं। कुल कितने कवि हैं? 952 कवियों का विवरण दिया गया है, जिनमें से 886 कवियों का विवरण शिव सिंह सरोज से लिया गया है। कुल 952 कवियों का विवरण, जिनमें से 886 कवियों का विवरण शिव सिंह सरोज से लिया गया है। बताइए शिव सिंह सरोज ने कितनी मेहनत की, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करके इन्होंने 886 कवि उनके एज इट इज उनका विवरण ले लिया, बस काल क्रमानुसार उन्हें सजा दिया। इसका किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से 1957 ईस्वी में हिंदी में अनुवाद किया था। अभी तासी वाले का लक्ष्मी सागर वासड़े ने 1952 में हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से किया था। तब अभी मैंने कहा कि जब ग्रियर्सन वाले का आएगा तब एक ट्रिक बताई जाएगी, तो उसमें ये लक्ष्मी सागर वासड़े हैं और यहाँ पर किशोरी लाल गोस्वामी हैं। ये 1952 है, ये 1957 है। 1952 और 1957। तो कोई जब घर में बच्ची पैदा होती है तो क्या कहते हैं? लक्ष्मी। थोड़े दिन बाद जब वो बड़ी होती है तब क्या कहेंगे? किशोरी हो गई। तो सबसे पहले क्या आएगा? लक्ष्मी आएगा, देन किशोरी आएगा, और 52, 57, और ऐसे आप याद रखिएगा। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, हिंदुई साहित्य का इतिहास, ऐसे आपका कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहासकार के आदम प्रवर्तक हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं, प्रत्युत ग्रियर्सन है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है नलिन विलोचन शर्मा का। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं, प्रत्युत ग्रियर्सन है। नलिन विलोचन शर्मा जी का ये कथन है और खूब पूछा जाता है। अगला ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद प्रकाशन कब हुआ था? प्रथम 3 भाग कब आए? 1913 ईस्वी में। चौथा भाग 1934 ईस्वी में। प्रकाशन कब हुआ? हिंदी ग्रंथ प्रकाशन कहाँ से हुआ? हिंदी ग्रंथ प्रसारक मंडली द्वारा हुआ था, जिसके लेखक मिश्र बंधुओं में 3 भाई हैं, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। एक नाम बार बार और आता है, कृष्ण बिहारी मिश्र। वो बिल्कुल मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है। श्याम, सुखदेव, गणेश, श्याम, सुखदेव, ऐसे आप याद रखिएगा और इन्हीं को आपको मिश्र बंधुओं में मानना है। कृष्ण बिहारी मिश्र बार बार आएंगे, उछलेंगे, कूदेंगे, इन्हें आपको काट देना है। कितने कवियों का विवरण है? 4591 कवियों का विवरण दिया गया है मिश्र बंधु विनोद में। नामवर सिंह ने मिश्र बंधु विनोद को साहित्य का पंचांग कहा है। मिश्र बंधु विनोद को नामवर सिंह ने साहित्य का पंचांग कहा है। साहित्य का पंचांग। मिश्र बंधु विनोद को नामवर सिंह ने क्या कहा है? साहित्य का पंचांग कहा है। संपूर्ण साहित्य के इतिहास को 5 कालों में विभाजित किया मिश्र बंधुओं ने। इस ग्रंथ में काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। इस ग्रंथ में काल विभाजन में कवियों के नाम, जो जैसे द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, ऐसे जो कवियों के नाम पर विभाजन हुए, तो इस ग्रंथ में खूब उनका प्रयोग हुआ है। अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में लिखा गया, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इससे भी खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और
हमारे हर साथी के पास लगभग ये किताब होगी और उसे प्रयास करें कि पढ़ डालें। पढ़ने के बाद हालांकि आप मेरे साथ अगर पढ़ रहे हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई बार कथनों को समझने में दिक्कत होती है। वो दिक्कत आपकी समाप्त हो जाएगी अगर आप उसे एक बार पढ़ लेते हैं। यह ग्रंथ मूलतः नागरी प्रचारी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। इस भूमिका को हिंदी साहित्य का विकास नाम दिया गया। ध्यान रहे भूमिका का क्या नाम था? हिंदी साहित्य का विकास नाम दिया गया। हिंदी शब्द सागर की भूमिका, जिसका नाम हिंदी साहित्य का विकास था, वो शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ था और इसमें लगभग 1000 कवियों का परिचय दिया गया है। कितने कवियों की बात हुई है? 1000 कवियों का परिचय दिया गया है। इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को 900 वर्षों के इतिहास को इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को 900 वर्षों के इतिहास को ये यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है के को में। इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास के 900 वर्षों का इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। पद्धति क्या है? राम राम बच्चन, विधेयवादी राम राम बच्चन। तो विधेयवादी पद्धति है। शुक्ल जी ने अपभ्रंश को हिंदी साहित्य से अलग करने का पहली बार साहस दिखाया और खूब पूछा जाता है ये कि अपभ्रंश से हिंदी को अलग करने का साहस सर्वप्रथम किसने दिखाया या किसने किया? हिंदी साहित्य से अपभ्रंश को किसने अलग किया? तो वो शुक्ल जी ने किया। अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी, जिसके लेखक राम कुमार वर्मा हैं। अधूरा इतिहास है। देखिए, जिसका नाम था हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, वो पूरा था, और जिसका नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ, वह अधूरा है। इसमें आदिकाल व भक्ति काल तक ही है, आगे रीतिकाल और आधुनिक काल नहीं है। 693 से 1693 ईस्वी, 1000 वर्षों की बात की गई है। 693 से 1693, और यह 7 प्रकरणों में विभक्त है। प्रकरण पूछे जाते हैं कि कितने प्रकरण हैं, तो 7 प्रकरण हैं। राम कुमार वर्मा ने ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य राम कुमार वर्मा ने ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य और प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य कहा है। राम कुमार वर्मा ने ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य व प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य कहा है। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल व चारण काल में विभाजित किया है। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल व चारण काल में विभाजित किया है। अगला इतिहास ग्रंथ क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास संबंधी ग्रंथ खूब नाम आता है और इनका समय पूछा जाता है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में। ये कालक्रम है और बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, उद्भव और विकास 52, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कोई स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा, किंतु उक्त तीनों ग्रंथ साहित्य इतिहास संबंधी ही हैं। इन्होंने विश्व भारती के गैर हिंदी भाषी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कोई स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा, किंतु उक्त तीनों ग्रंथ साहित्य इतिहास संबंधी ही हैं। इन्होंने विश्व भारती के गैर हिंदी भाषी साहित्य जिज्ञासुओं को हिंदी साहित्य से परिचित करवाने हेतु जो व्याख्यान दिए, उन्हें ही संशोधित परिवर्धित कर हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ तैयार किया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इतिहास को तीसरी आंख कहा है।
किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इतिहास को तीसरी आँख कहा है और पूछा जा सकता है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, अभी वैज्ञानिक पद्धति की बात हो रही थी तो वहाँ पर इनका नाम आया था और इनका इतिहास ग्रंथ 1965 में आया। लेखक कौन है? गणपत चंद्र गुप्त हैं। संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया है: प्रारंभिक काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। 11वां ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास 1973। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973। संस्थापक नहीं, यहाँ पर संपादक होना चाहिए, डॉक्टर नगेंद्र एवं डॉक्टर हरदयाल ने। इन्होंने कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा, केवल संपादन किया है, केवल संपादन किया गया है इनके द्वारा। इसमें कुल 26 विद्वानों का सहयोग लिया गया है। इसमें कुल 26 विद्वानों का सहयोग लिया गया है। अतः ऐतिहासिक दृष्टि से संपूर्ण ग्रंथ में आद्योपांत नहीं हो पाई। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में आया, जिसमें इनको 10 साल बाद व्यास सम्मान भी इसी रचना के लिए मिला था। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का ग्रंथ है। इस ग्रंथ पर 1996 ईस्वी में व्यास सम्मान मिला। अपभ्रंश पुरानी हिंदी है। इसका साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास का अनिवार्य अंग है। अपभ्रंश पुरानी हिंदी है। इसका साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास का अनिवार्य अंग है। इस मत के समर्थक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन जी। ये खूब कथन पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है, डबल स्टार लगे हुए हैं, इसका ध्यान रखिएगा। बच्चन सिंह के इतिहास ग्रंथ को कभी भी आपने पढ़ा हो, पहला पन्ना खोलेंगे तो भूमिका यहीं से शुरू होती है। ना तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर दूसरा इतिहास लिखा जा सकता है और ना उसे छोड़कर। और ये बच्चन सिंह का कथन है, खूब पूछा जाता है। अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता। अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का वास्तविक आरंभ भक्ति काल से माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का वास्तविक आरंभ कब से माना है? भक्ति काल से माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपति चंद्रगुप्त जी ने हिंदी साहित्य का वास्तविक आरंभ की असली शुरुआत तो भक्ति काल से हुई है। बाकी बचे इतिहास ग्रंथ जो कि कल आपको करवा दिए जाएंगे। कैसी लगी साथियों क्लास? क्या रहा पढ़ाने का तरीका? और बिल्कुल आपको उम्मीद है अच्छा लगा होगा। और अगर आपने प्रश्नों को कभी भी सॉल्व किया होगा, प्रीवियस ईयर के PYQ सॉल्व किए हैं, तो बिल्कुल आप महसूस करेंगे कि ये नोट्स आपके लिए कितने कारगर हैं। अगर आप आगामी भर्ती परीक्षाओं में कम समय में अधिक गेन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको ऐसा कंटेंट मुफ्त में कोई नहीं देगा। तो बिल्कुल टेलीग्राम से इसे डाउनलोड करिएगा, प्रिंट करवा लीजिएगा और साथ में नोट्स में लगाते चलिएगा। बाद में जब इकट्ठा हो जाए 200-250 पेज तो तुरंत उसका स्पाइरल करवा लीजिएगा। कोई भी समस्या है तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। और कोई भी प्रश्न, कोई भी तथ्य आपको गलत लग रहा हो तो बिल्कुल आप हमसे वेरीफाई कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अधिक से अधिक शेयर करें अपने साथियों के साथ, अपने उन हिंदी साथियों के साथ जो निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और उन्हें कोई अच्छी क्लास नहीं मिल रही है।
लगातार बने रहिएगा साथियों। अभी जीआईसी मेंस के लिए और एलटी ग्रेड मेंस के लिए जल्द ही प्रश्नों की श्रृंखला शुरू हो जाएगी, जिसमें लगभग 500 प्रश्नों को करवाया जाएगा। 500 प्रश्नों को पढ़ने के बाद कोई भी प्रश्न मेंस का उससे बाहर नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो पीसीएस के आए हुए ही प्रश्न हैं, या तो वो उस टॉपिक से संबंधित हैं जो आपके सिलेबस में हैं। तो उनको आप साथ में पढ़ते रहेंगे, तो जब मेंस होगा तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। आपको यही लगेगा ये तो सारे वही प्रश्न आए हैं। तो आज के लिए साथियों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।